कहानी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर जल्द ही ये प्रोटेस्ट हाथापाई में बदल जाता है और कंपनी के गार्ड्स उन वर्कर्स को लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें शांत करने के लिए फैक्ट्री के मालिक उनकी सारी मांगें पूरी करने को तैयार हो जाते हैं, पर उनकी शर्त थी कि उनमें से सिर्फ 2 लोग ही अंदर आ सकते हैं और बाकियों को घर वापस जाना होगा। उनमें से कोई उनकी ये शर्त मानने को तैयार नहीं था, पर अपने यूनियन लीडर बायू के कहने पर सब इसके लिए मान जाते हैं। इसके 3 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि जिन 2 लोगों को उन्होंने फैक्ट्री के मालिकों से मिलने के लिए भेजा था वो अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद वर्कर्स के सब्र का बांध टूट जाता है। बायू ने एक बार फिर से सबको इकट्ठा किया और सब फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट करने चले गए। इसी बीच बायू की पत्नी अपने बेटे के साथ उन गायब हुए वर्कर्स में से एक के घर पर जाती है, पर वहां उसने देखा कि वो तो अंदर ही छुपा हुआ था। वो समझ गई कि बायू की जान को खतरा है, जिसके बाद वो दौड़कर उसे रोकने जाती है, पर भागते वक्त उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसके पैर में मोच आ गई। उसने अपने बेटे नोवा को जल्दी से फैक्ट्री जाकर उन्हें रोकने को कहा, पर जब तक नोवा वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच वहां बारिश होने लगती है और नोवा को आसमान में कड़कती बिजली से डर लगता था, इसलिए वो दीवार के पीछे छुप जाता है। उसने अपने पिता को आवाज देने की कोशिश की, पर तभी गार्ड्स और वर्कर्स के बीच झड़प शुरू हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी बायू के पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डालता है। गार्ड्स ने उन्हें बताया कि उनकी टीम के पास चाकू नहीं है, इसका मतलब उन्हीं में से किसी ने उसे मारा था। झूठे इल्जाम से बचने के लिए उनमें से कोई भी बायू की मदद करना तो दूर, उसके नजदीक तक नहीं जाता और इस तरह बायू वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। नोवा उनकी लाश के पास आया और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए गुस्से में हथियार उठा लिए, पर तभी उस पर आसमान से बिजली गिरी, जिसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी चाही, पर उसे छूने से उन्हें इतनी जोर का झटका लगा कि लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं, पर पुलिस कभी उसके पिता के कातिल का पता नहीं लगा पाई और ये केस रफा दफा हो गया। बायू के जाने के बाद उनके घर में इतनी गरीबी आ गई कि उनका एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया था। काम की तलाश में नोवा की मोम कल शहर जाने वाली थी। उन्होंने कहा, बस एक दिन की बात है, कल शाम तक वो वापस आ जाएंगी। पर अगले दिन जब नोवा स्कूल से वापस लौटा तो उसने पाया कि घर में कोई नहीं था। उसे लगा उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने को लेने गई हैं, वो कुछ ही देर में आती ही होंगी। पर पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी उसकी मोम वापस नहीं लौटती। जल्द ही बारिश होने लगती है और क्योंकि नोवा को बिजली से डर लगता था, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाता। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, पर उसके घर में खाने को एक निवाला नहीं था। नोवा को कुछ सूखी सब्जियां मिली, जिन्हें खाकर वो सो जाता है, पर कच्ची सब्जियां खाने से वो बीमार हो गया। उसे बहुत तेज बुखार था, पर वो फिर भी घर छोड़कर नहीं जाता, इस उम्मीद में कि उसकी मोम वापस आती ही होंगी। किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और जब नोवा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत उसके लिए खाना लेकर आई थी, पर नोवा उसके खाने को लात मारकर गिरा देता है, क्योंकि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। वो पूरे दिन खाली पेट रहता है, पर उसके दी खाने को हाथ नहीं लगाता। पर जब घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उसकी माँ वापस नहीं आई तो वो कमरे से बाहर आया और जिस खाने को उसने लात मारकर दूर फेंक दिया था, उसी खाने को जमीन से उठा उठा कर खाने लगा। नोवा समझ गया कि अब उसकी माँ कभी वापस नहीं आने वाली, उसे यहाँ से जाना होगा। यहाँ अब उसका कुछ नहीं बचा था, जिसके बाद नोवा सब छोड़कर वहां से कहीं दूर चला जाता है। इसके बाद हम उसे शहर में देखते हैं, पर यहाँ भी उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन कुछ शैतान बच्चों का ग्रुप उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। नोवा भागते भागते एक डेड एंड पर पहुंच गया, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। उन बच्चों ने उसे खूब पीटा और मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। उनमें से एक नोवा का सर फोड़ने ही वाला था कि तभी वहां एक लड़का आ जाता है, जिसने उन सबको मारकर वहां से भगा दिया। नोवा को बहुत चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आया तो वो खुद को एक सुनसान बिल्डिंग में पाता है। जिस लड़के ने उसकी जान बचाई उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारे पीछे पड़े थे? जिस पर नोवा ने उसे बताया कि वो एक लड़की को परेशान कर रहे थे और उसने बस उसकी मदद की। एंडी बोला, यहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने काम से काम रखना सीख लो, वरना जिंदगी नर्क बन जाएगी। उसे बचाकर उसने भी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। वो 5 लोगों से तो लड़ सकता था, पर अगर पूरी गैंग उनके पीछे आई तो उनका बचना मुश्किल है। एंडी नहीं चाहता था कि वो उसके लिए और बोझ बने, इसलिए वो नोवा को लड़ना सिखाता है। जल्द ही नोवा काफी अच्छे से लड़ना सीख गया और अब वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता था। उसने पूछा, तुम्हारा कोई घर नहीं है? जिस पर एंडी बोला, हाँ था ना, मुझे एक अमीर परिवार ने गोद लिया था, पर उनके इरादे कुछ और ही थे।
उन्होंने मुझे मारा पीटा और अपने मजे के लिए टॉर्चर किया। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मेरा मरना तय था। एंडी उसे एक एडवाइस देते हुए बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी अमीर लोगों पर भरोसा मत करना, वो सब बुरे लोग होते हैं। पता चला कि कल वो एक ट्रेन पकड़ने वाला है जो उसे सीधा साउथ ईस्ट ले जाएगी, जो यहाँ से सुरक्षित जगह थी। नोवा भी उसे अपने साथ ले चलने को कहता है, पर एंडी उसे साथ लेकर कोई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था। अगली रात जब नोवा सो रहा था तभी एंडी उसके पास आया और पूछा, तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो? उसने नोवा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों दौड़कर उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। एंडी तो ट्रेन में चढ़ गया पर नोवा पीछे रह जाता है। उसने नोवा की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, पर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी नोवा ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता और पीछे ही छूट जाता है। दुख की बात ये थी कि ये ट्रेन साल में सिर्फ एक बार यहाँ से गुजरती थी। इसका मतलब वो एंडी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। अगले दिन उसने अपनी उम्र के बच्चों को देखा जो बोरियां ढोकर पैसे कमा रहे थे। वो भी लाइन में खड़ा हो गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा, पर तभी एक लड़का उसे धक्का देकर लाइन से बाहर फेंक देता है। अगर यहाँ पुराना नोवा होता तो शायद चुपचाप वहां से चला जाता, पर ये वाला नोवा उनसे नहीं डरता था। वो उस लड़के को एक जोर की लात मारकर उसे उसकी औकात याद दिला देता है और कहता है, आज के बाद मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। वो काम कर ही रहा था कि तभी उसने कुछ लड़कों को अपनी ओर आते देखा, जिसके बाद वो सब छोड़कर वहां से भाग जाता है। उनकी गैंग नोवा का पीछा करती है, पर वो पकड़ा जाता उससे पहले ही एक कार उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसने उसे बचा लिया। ये अमीर लोग थे जो नोवा से हमदर्दी जाहिर करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे अडॉप्ट करने की भी सोची। पर नोवा को एंडी की कही वो बात याद आती है जो उसने अमीर लोगों के बारे में कही थी कि कभी इन लोगों पर भरोसा मत करना, जिसके बाद नोवा गेट खोलकर वहां से भाग जाता है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। नोवा बड़ा होकर एक न्यूज़पेपर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करने लगा। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता था। इतने सालों में उसने एक चीज बड़े अच्छे से सीख ली थी कि ये दुनिया मतलबी है, इसलिए वो जब भी अन्याय होता देखता वो उससे मुंह मोड़ लेता। पर उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। नोवा को अब भी कड़कती बिजली से डर लगता था और जब जब बारिश होती उसके सर में जोर का दर्द होने लगता था। इसके बाद हम एक बड़ी आलीशान पार्टी को देखते हैं जहां इंडोनेशिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक अभी शहर का नया लेजिस्लेटिव बना था। वहां एक आदमी आया जिसका आधा चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। उसने नए लेजिस्लेटिव की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर डेनियल बोला, मैं तुम जैसे लोगों से हाथ नहीं मिलाता, और उसे काफी बुरा भला कहकर सबके सामने उसे जलील करता है। पेनकोर के जाने के बाद एक आदमी डेनियल से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानते भी हो वो कौन है। हमने भी सिर्फ उसकी कहानियां ही सुनी हैं, पर यहाँ सब उससे डरते हैं। कहा जाता है उसके पिता एक प्लांटेशन के मालिक थे, पर एक दिन वर्कर्स ने अपने वेतन को बढ़ाने को लेकर हड़ताल कर दी। जब उसके पिता ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो उनके लीडर ने उसे फंसाने की सोची। वो एक वर्कर को मारकर उसे उसके घर में लटका देता है और सबको बताता है कि प्लांटेशन के मालिक ने उसे मार डाला, जिसके बाद सारे वर्कर्स आक्रोश में उसके घर में घुस गए और मालिक समेत उसके पूरे परिवार को मार डाला। पेनकोर जो छुपकर ये सब देख रहा था, उन्होंने उसे भी नहीं बख्शा और उसे अंदर ही झलकर मरने के लिए छोड़ दिया। पेनकोर इस आग में बच तो जाता है, पर उसका पूरा चेहरा जल गया था। उसके अंकल ने उसकी मदद करने की बजाय उसे एक अनाथालय में मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो उसके पिता की सारी जायदाद पर कब्जा कर सकें। वो अनाथालय पेनकोर जैसे बच्चों के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उस जगह ने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वहां बच्चों को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था, जिसके बाद पेनकोर ने सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और फिर उसने एक एक कर सबको मारना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत इन अनाथ बच्चों में ही है, इसलिए आज वो सैकड़ों ओरफनेज को कंट्रोल करता है। वहां रहने वाले बच्चों के लिए वो कोई माफिया नहीं बल्कि एक भगवान है जो उसके एक ऑर्डर पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये सब सुनकर डेनियल थोड़ा घबरा जाता है। वो समझ गया कि उसे इतने खतरनाक आदमी को सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। डेनियल अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है। जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया तब तक उसने चैन से सांस नहीं ली। हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा था, पर जब डेनियल उसे देखने गया तो एक आदमी उसे अपने वश में कर लेता है। जब डेनियल को होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा पाया और उसकी पूरी फैमिली को उन लोगों ने बिल्डिंग के बाहर लटका दिया था जिसकी रस्सी उसकी कुर्सी से बंधी हुई थी। डेनियल पेनकोर से उसकी फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है। वो जो कहेगा वो सब कुछ करने को तैयार था, पर पेनकोर बोला, मैंने तो बस तुमसे हाथ मिलाना चाहा, पर तुमने मुझे जलील किया। वो उसे और उसकी फैमिली को मारकर नए लोगों में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था।
इसके बाद उन्होंने रस्सी में आग लगा दी, जिससे रस्सी जलकर टूट जाती है। डेनियल अपनी फैमिली को बचाने के लिए सीधा टेरेस की ओर दौड़ता है। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर डेनियल इसके बावजूद टेरेस से कूद गया और उसकी मौत हो गई। पता चला कि असल में ये सब एक इल्यूजन था। उसकी फैमिली मरी नहीं थी। उन्होंने उसके दिमाग को टेरेस से कूदने के लिए ट्रिक किया ताकि सबको लगे कि ये सुसाइड है, ना कि मर्डर। इसके बाद हम नोवा को देखते हैं, जिसे अब भी उसके बचपन की यादें परेशान करती थीं। वो हर रोज की तरह अपनी नाइट शिफ्ट कर ही रहा था कि तभी एक दिन एक आदमी उसके पास आता है, जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। नोवा उसकी मदद नहीं करता, पर वहां काम कर रहे एक बूढ़ा गार्ड उसके लिए दरवाजा खोल देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जाने से पहले वो कहते हैं, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो उसके जीने का कोई मकसद नहीं। उनकी ये बात उसके जहन में घुस गई, इसलिए अगली सुबह जब कुछ गुंडे नोवा की पड़ोसन को तंग कर रहे थे तो नोवा बीच में कूदकर उसे बचा लेता है। वो लड़ना नहीं चाहता था, पर उन गुंडों ने चाकू निकाल लिया, जिसके बाद नोवा उन्हें मार कर भगा देता है। पर उसकी ये मदद उसे भारी पड़ने वाली थी। रात को जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी कुछ लोग उसकी फैक्ट्री में घुस जाते हैं। उन्होंने नोवा को जान से मारने की कोशिश की, पर नोवा उनसे बचकर अंदर भाग जाता है। उसने ऊपर आकर दरवाजा बंद कर दिया, पर वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद सबने मिलकर उसे खूब पीटा और इतना काफी नहीं था तो कुछ उसे उठाकर छत से नीचे फेंक देते हैं। उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पर तभी उस पर आसमान से बिजली गिरी, जिससे वो दोबारा जिंदा हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी पड़ोसन उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखने को कहकर वहां से चली जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी मार खाने के बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ा था। वहीं दूसरी ओर हम अनाज के एक गोडाउन को देखते हैं, जहां से पूरे इंडोनेशिया को राइस सप्लाई किया जाता था। कुछ लोग गोडाउन में घुस के वहां रखे अनाज में एक खास तरह का वायरस मिलाकर उसे दूषित कर देते हैं और जल्द ही पूरा इंडोनेशिया इस खराब चावल को खाकर बीमार पड़ने वाला था। उस लड़की का भाई पूरे दिन नोवा के घर में रहता है, पर जल्द ही नोवा की शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए वो उस लड़के को वापस उसकी बहन के पास छोड़ने गया। उसने देखा कि उसकी बहन आशी मंडी के लोगों को इकट्ठा करके धरना देने की तैयारी कर रही थी, पर तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कल नोवा को बुरी तरह पीटा था। उसे फिर से सही सलामत देख उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसे तो मर जाना चाहिए था। इसके बाद सब मिलकर नोवा पर हमला कर देते हैं। नोवा अपनी जान बचाकर भागा तो सही, पर जल्द ही वो खुद को गुंडों से घिरा हुआ पाता है, जिसके बाद लड़ना उसकी मजबूरी बन गई। उसने सबको बुरी तरह पीटा और जब उन्होंने उसे कुल्हाड़ी से मारना चाहा तो नोवा अपने हाथ से बिजली निकालकर उन्हें जोर का झटका देता है। उसने दोबारा यही करने की कोशिश की, पर इस बार बिजली नहीं निकलती। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, पर नोवा को अपने काम के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब नोवा ने गार्ड अंकल को बताया कि उसने आज अकेले 30 लोगों को मारा, तो उसके अंकल उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते। पर तभी वहां आशी आती है और उसे अपने साथ मंडी चलने को कहती है। उसने आज जो किया उसकी वजह से लोगों में फिर से हिम्मत आ गई थी, पर नोवा उसे समझाता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैंने आज उन लोगों को कैसे मारा। पर मंडी वालों का मानना था कि वो स्ट्रांग है, क्योंकि उसके घाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अपनी बात को साबित करने के लिए एक आदमी उसे लोहे की पाइप से मारता है, पर चोट लगने पर नोवा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो नोवा बोला, देखा मैंने कहा था ना, मुझसे उम्मीद मत रखो। जिसके बाद सब निराश होकर वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ घंटों बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। नोवा ने देखा कि आशी का भाई रो रहा था, और जब वो उसके साथ मंडी आया तो उसने देखा कि उन गुंडों ने पूरी मंडी में आग लगा दी थी। नोवा कहता है, अगर उस रात में यहाँ आ भी जाता तब भी ये होने से नहीं रोक सकता था। पर आशी उसे समझाती है कि कल जो तुमने किया उससे तुम इन लोगों की उम्मीद बन गए हो। अगर तुम उनके साथ भी खड़े रहोगे तो इनमें लड़ने की हिम्मत आएगी। नोवा समझ तो गया था कि उसके अंदर ताकत है, पर वो कैसे बाहर आती थी उसे नहीं पता था। पता करने के लिए नोवा ने खुद पर अलग अलग टेस्ट किए, पर तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और नोवा को याद आता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब बचपन में उस पर बिजली गिरी थी। वो तुरंत बाहर आया और खुद पर बिजली गिरने का इंतजार करने लगा। हमेशा की तरह एक बार फिर उस पर बिजली गिरी और नोवा पहले से बेहतर महसूस करने लगा। इसका मतलब बिजली ही उसकी सुपर पावर थी। इसके बाद वो सब सीधा उन गुंडों के बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हारे बॉस से बात करनी है। पर कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। पता चला कि आज उनके बॉस की शादी थी और कोई भी बॉस की बीवी को परेशान नहीं करना चाहता था। पर इतना शोर होता देख दुल्हन खुद उनसे मिलने आती है, और जब उसे पता चला कि उसके पति ने अपने शादी के दिन ही गुंडागर्दी की है तो वो उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगती है।
वो बात कर ही रहे थे कि तभी शादी में खाना खा रहे लोग अचानक से बेहोश होकर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते सारी औरतें बीमार पड़ गईं और ये सब उस कंटेमिनेटेड चावल को खाने से हुआ था। जल्द ही ये बीमारी पूरे देश भर में फैल गई और सरकार ने इसे एक महामारी घोषित कर दिया। साइंटिस्ट ने जब जांच की तो उन्हें पता चला कि वायरस सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों पर ही असर करता है और उनके बच्चे के दिमाग को कमजोर कर देता है। अगर जल्द ही सरकार ने इसकी कोई वैक्सीन नहीं खोजी तो उनके आने वाली नस्ल एक खास तरह की बीमारी से पीड़ित हो जाएगी, जिसमें बच्चे सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे। ये खबर पब्लिक होते ही सड़कों पर दंगे होने लगते हैं। लोगों ने कंटेमिनेटेड चावलों को फेंकना शुरू कर दिया और सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। कुछ असामाजिक तत्व इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दुकानों में लूटपाट चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पर तभी हम नोवा को देखते हैं, जो उन गुंडों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसने उन्हें चोरी किया हुआ सामान वापस रखने को कहा, पर जब वो नहीं मानते तो वो उन सबको बुरी तरह मारता है। उसने अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना भी सीख लिया था, पर जब वो उनसे लड़ रहा था तभी एक आदमी पीछे से उसके पेट में चाकू घोंप देता है और उसके खून का सैंपल लेकर वहां से गायब हो जाता है। उनसे लड़के नोवा बुरी तरह घायल हो गया था, पर गार्ड अंकल उसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, जल्द ही बारिश होने वाली है, तुम्हारी सारी चोटें फिर से ठीक हो जाएंगी। नोवा बाहर आकर खड़ा हुआ और जैसे ही उस पर बिजली गिरी वो फिर से ठीक हो गया। लेकिन इसी बीच उसे पता चला कि अगर बिजली उसके कानों से होकर गुजरे तो उसे दर्द महसूस नहीं होता। नोवा को एक जबरदस्त आइडिया आया और उसने अपने सर पर एक एंटीना लगा लिया ताकि बिजली सीधा उसके ऊपर गिरे, पर उसे लगाकर वो एकदम जोकर लग रहा था। गुंडे मवाली उससे डरना तो दूर उल्टा उसका मजाक बनाते। इसके बाद उन्होंने तरह तरह की चीजें इकट्ठा की और उससे एक सूट तैयार किया और इस बार ये सूट सबको पसंद आता है। वहीं दूसरी ओर हम एक बुजुर्ग दंपत्ति को देखते हैं जिनकी दुकान में घुसकर कुछ लोग लूटपाट करने की फिराक में थे, पर वो अंदर घुसकर उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते उससे पहले ही नोवा वहां आ जाता है और वो उन सब को मारकर वहां से भगा देता है। जल्द ही अपनी हीरोगिरी की वजह से नोवा पूरे देश में पॉपुलर हो गया। लोग अब उसके बारे में बात करने लगे थे और लोगों में एक नई उम्मीद आई कि कोई तो उन्हें सड़क के गुंडों मवालियों से बचा रहा है। इसके बाद हम पेनकोर के राइट हैंड फादिल को देखते हैं, जो अपने आदमी के साथ मिलकर जमीन से कुछ बाहर निकाल रहा था। उसने जमीन से एक बड़ा कांच का टुकड़ा निकाला जिसके अंदर हजारों सालों से किसी का सर संभाल के रखा गया था। वहीं दूसरी ओर हम कुछ पॉलिटिशियंस की सीक्रेट मीटिंग को देखते हैं जिसमें इस वायरस के एंटीडोट को लेकर चर्चा हो रही थी। एक आदमी ने रिदवान को बताया कि उसने एक फार्मा कंपनी ढूंढ ली है जो दावा करती है कि उनके पास इस वायरस का एंटीडोट है, पर वो तब तक इसे आम लोगों को नहीं दे सकते थे जब तक सरकार इस एंटीडोट को लीगलाइज नहीं करती। उन्हें यह भी पता चल गया था कि इन सब के पीछे पेनकोर का हाथ है, पर बिना सबूत के वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। रिदवान ने अपने लोगों को उस आदमी को भी ढूंढने को कहा जो सड़कों पर लोगों से फाइट कर रहा था, क्योंकि पेनकोर से लड़ने में उन्हें उसकी जरूरत पड़ सकती थी। उधर वो गुंडे आशी के घर आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हमने मंडी में आग नहीं लगाई। वो अपने साथ एक आदमी को पकड़ कर लाए थे जो उन्हें बताता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो आदमी देश का जाना माना वायलिन प्लेयर था। जब वो शो खत्म करके बाहर आता है तभी नोवा ने उसे धर दबोचा और उससे पूछा, तुमने मंडी में आग क्यों लगवाई? शुरू में तो वो भोला बनने का नाटक करता है, पर फिर उसने अपना असली रूप दिखाया। असल में वो एक असैसिन था। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर तभी वो आदमी चलती ट्रक के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। उधर लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि सरकार के पास इस बीमारी का एंटीडोट है, जिसके बाद लोग उस एंटीडोट को लीगलाइज करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। पेनकोर को लगा कि इससे उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा, इसीलिए वो रिदवान से रिक्वेस्ट करता है कि बिना प्रॉपर टेस्टिंग के वो इस दवा को ना दे, पर रिदवान उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद पेनकोर एक चर्च में आता है जहां उसने उस वॉयलिनिस्ट की डेड बॉडी देखी जिसे नोवा ने मारा था। पेनकोर ने उसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी मौत कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि अब समय आ गया कि वो फिर से अपनी आर्मी को इकट्ठा करे। इसके बाद वो सभी अनाथ बच्चों को फोन करता है। हम देखते हैं कि उसके असैसिन्स हर जगह हर फील्ड में मौजूद थे, हाई क्लास मॉडल से लेकर एक 5 स्टार होटल के शेफ तक, पत्थर तोड़ने से लेकर एक कॉलेज स्टूडेंट तक हथियारों की आर्मी हर जगह मौजूद थी। इसके बाद सब एक एक कर सभी पार्लियामेंट मेंबर्स को मारने लगते हैं ताकि सरकार तक ये मैसेज जा सके कि अगर उसने एंटीडोट को लीगलाइज किया तो उसका भी यही हश्र होगा। वो लोग रिदवान पर भी हमला करते हैं। खुशकिस्मती से रिदवान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ था, इसलिए कुछ देर के लिए वो बच जाता है, पर तभी वहां एक कुंफू मास्टर आता है जिनके सामने वो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स भी नहीं टिक पाए। वो रिदवान को मारने ही जा रहा था कि तभी वहां नोवा आ जाता है।
उन दोनों के बीच फाइट हुई, पर उस आदमी को समझ आ गया कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम फादिल को देखते हैं, जो एक म्यूजियम में आता है जहां उस कटे हुए सर का बाकी का शरीर रखा हुआ था। उसके आदमी ने दीवार को तोड़ना शुरू किया और पाया कि उसका शरीर भी उसके सर की तरह एक खास तरह के कांच से ढका हुआ था, जिसे सिर्फ एक आदमी ही तोड़ सकता था। जल्द ही सरकार ने एंटीडोट को लीगल कर दिया, जिससे भारी मात्रा में एंटीडोट तैयार किया जाने लगा। उधर जब रिदवान अपने घर पहुंचा तो उसे वहां एक लैब रिपोर्ट पड़ी मिली। जब उसने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि ये एंटीडोट लोगों के लिए सेफ नहीं था। असल में जो कंपनी ये एंटीडोट बना रही थी वो पेनकोर की ही कंपनी थी। ये सब उसकी साजिश का हिस्सा था। वो चाहता था कि लोग कंटेमिनेटेड चावल खाकर नहीं, बल्कि इस सरकारी वैक्सीन से इन्फेक्ट हो। रिदवान जल्दी से अपने लोगों को वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन रोकने को कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर वैक्सीन्स को ऑलरेडी हेल्थ सेंटर पहुंचाया जा चुका था। वहीं हम नोवा को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि खतरा टल गया है, पर तभी उसे रिजवान का फोन आया, जो उसे बताता है कि उन्हें लोगों को वैक्सीन लेने से रोकना होगा। नोवा कुछ समझ पाता उससे पहले ही पेनकोर अपने लोगों के साथ उसकी फैक्ट्री में आ गया। नोवा उनके सामने आया, पर पेनकोर के सारे असैसिन्स उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। नोवा ने उनसे लड़ने की कोशिश की, पर इन हथियारों के आगे वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। उन्होंने उसे बहुत मारा, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता, जिसके बाद उन्होंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना निशाना बना लिया। वो उसके चाहने वालों को पकड़ लेते हैं, पर जब नोवा नहीं माना तो उन्होंने गार्ड अंकल की पीठ में छुरा घोंप दिया। वो आशी और उसके भाई को भी मारने ही वाले थे, पर तभी अचानक से नोवा में ढेर सारी पावर्स आ जाती हैं और वो उन्हें जोर का झटका देकर दूर फेंक देता है। वो सबको बहुत मारता है, पर तभी एक आदमी ने उसे अपने वश में कर लिया। वो नोवा को उसकी यादों में ले गया, जहां उसे उसकी माँ दिखाई देती है, पर ये इल्यूजन उस पर ज्यादा देर तक असर नहीं करता, जिसके बाद नोवा ने बिजली की ताकत से उन सबको मार डाला। पेनकोर उसे शूट करने ही वाला था कि तभी रिजवान उसे गोली मार देता है। अपने आखिरी पलों में भी पेनकोर उन पर हंस रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे नहीं रोका जा सकता। पर ऐसा नहीं है, उसे रोकने का एक तरीका था। अगर नोवा को एंटीडोट की बोतल मिल जाए तो वो सेम फ्रीक्वेंसी पर उन पर बिजली गिराकर उन्हें एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता था। उधर हेल्थ सेंटर तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि लोगों को वैक्सीन मत लगाओ, पर कुछ लोग जो खतरे से बिल्कुल अनजान थे, स्टाफ को पैसे खिलाकर अपनी अपनी पत्नियों को एंटीडोट लगवा देते हैं। नोवा एक वैन का पीछा करता है जिसमें वो वैक्सीन्स थी, पर ड्राइवर ने उस पर फायरिंग करके उसे बुरी तरह नीचे गिरा दिया। वो फुल स्पीड में वहां से भाग ही रहा था कि तभी उसके रास्ते में एक लड़की आ जाती है, जिसने अपनी पावर्स से उस वैन को पलट दिया। वहीं हम फादिल को देखते हैं, जो अपने प्लान के काम करने का इंतजार कर रहा था। पता चला कि उसने वैक्सीन की बोतलें उसी कांच से बनाई थीं, जिस कांच के अंदर वो आदमी हजारों सालों से कैद था। इसका मतलब अगर नोवा ने वैक्सीन की बोतलें डिस्ट्रॉय की तो वो अनजाने में उसे भी आजाद कर देगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ही नोवा ने वैक्सीन की बोतल उठाकर उस पर बिजली गिराई, वहां मौजूद सारी वैक्सीन की बोतलें एक धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। रिजवान उस कटे हुए सर पर नोवा के खून की कुछ बूंदें डालता है, जिससे उस पे लगा जाल खुल जाता है। इसके बाद उन्होंने उस सर को उस आधी कटी हुई बॉडी से जोड़ दिया, जिससे वो आदमी जो हजारों सालों से कैद था, एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। फादिल ने उसके आगे अपने घुटने टेके और उन्हें बताया कि आपके दुश्मन वापस लौट आए हैं, जिसके बाद वो आदमी उसे अपनी आर्मी तैयार करने को कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।